अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बड़ी अहम खबरें हैं जी आज फिर अदालती महाज से। और एक और केस इमरान खान साहब के खिलाफ जो बनाने की कोशिश थी वो केस उड़ा दिया गया है। और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला, आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के खिलाफ, उसको खारिज करार दे दिया है। इसके साथ साथ इद्दत केस पर भी काफ़ी वक्त देने के बाद, बार बार वक्त देने के बाद आज फाइनली जज साहब ने इस केस को भी कंक्लूड कर दिया है और इसका फैसला महफूज कर दिया है। ये फैसला अब 29 मई को सुनाया जाएगा। आखिरी रोज़ क्या कार्रवाई हुई अभी आपको बताते हैं। तीसरा जो मामला है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है जिस पे हम बात करेंगे, और वो मामला है जनाब कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जस्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मालूम है इस वक्त दबंग अंदाज में आगे बढ़े हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और जो तीसरा अहम केस था वो बाबर सत्तार साहब की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने का केस था, जिसमें फ़रीक़ैन को आज नोटिस जारी किए हुए थे, लेकिन आज के रोज़ उन्होंने कोई समाअत नहीं की। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। तो ये तो थे जी अदलिया से जुड़े केसेस। साइफर केस पे भी आज फैसला महफूज होने की तवक्को है, लेकिन जब तक मैंने वीलॉग रिकॉर्ड किया है उस वक्त कभी उसकी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, तो इसलिए उस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। आज एक रिपोर्ट सामने आई है SIFC के हवाले से। इसकी कारकर्दगी कैसी रही, क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ आज एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है अता तारड़ साहब की, वो भी क्यों वायरल हुई है, उस पर तनकीद क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जनाब आपको ये बता दें कि एक केस ये भी था, वैसे तो इसको ज़्यादा शायद किसी ने इतना फॉलो नहीं किया क्योंकि और इतने केसेस चल रहे थे, लेकिन ये केस था जनाब आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। और ये साबिक निगरान वजीर अमानुल्लाह किनरानी की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। इस दरख्वास्त के ऊपर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और चीफ जस्टिस इसको खुद सुन रहे थे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ और उनके साथ मौजूद थे बेंच में जस्टिस शौकत रखशानी साहब। इन दोनों ने आज के रोज़ फैसला सुना दिया है और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। और ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाता है। अभी इसका मैं डिटेल फैसला नहीं देख सकी कि किस बुनियाद पर किया गया, लेकिन ज़ाहिर है यही नज़र आ रहा है कि केस बनता नहीं है, इसीलिए इसको आगे प्रोलॉन्ग नहीं किया गया। तो एक ये जो बहुत ख्वाहिश थी कि जी इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर भी जो है वो अब आप देख लीजिए कि क्या उसकी सूरत हाल बनी है। उसके साथ साथ जनाब एक और बड़ा अहम केस इद्दत का जो केस था, यानी इद्दत में जो निकाह का केस बनाया गया था इमरान खान साहब के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तनकीद हो रही थी और सबका ये मतलब तकरीबन यूनानिमसली मानना है कि ये केस नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन जिस अंदाज से इलेक्शन से पहले फैसले आ रहे थे तवातुर के साथ, तो तीसरे दिन जो एक फ़ैसला आया था 12-12 बजे तक रात को केस सुन के 14-14 घंटे की समातों में, उनमें ये शर्मनाक केस भी शामिल था। अगरचे इस केस पर जब उस वक्त भी बात हो रही थी तो सब बड़े उलमाए कराम के भी इस पे फैसले थे, खुद कोर्ट्स के भी फैसले थे मौजूद कि इस मामले में जो औरत की गवाही है उसको ही मोतबर करार दिया जाएगा। और शरीयत की रूह से भी यही मामला तय है कि इद्दत कब ख़त्म हुई या नहीं हुई, इसके ऊपर जो औरत की गवाही है वही मोतबर ठहराई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी औरत की गवाही को मोतबर नहीं माना गया और ओन चौधरी की गवाही को मोतबर माना गया, मुफ्ती सईद की गवाही को मोतबर माना गया, मुलाजिम लतीफ़ की गवाही को मोतबर माना गया। और ये सब स्याह किरदार जो हैं अपना नाम इस स्याह कारनामे में लिखवाने में कामयाब रहे। और जो अल्लाह ने, शरीयत ने इसके ऊपर एक मामला तय कर रखा था उसको नहीं प्रेफरेंस दी गई, तरजीह दी गई इन लोगों की गवाहियों को जो कि बदनीयती पर मबनी थी। तभी तो 6 साल के बाद ये मुकदमा बनाया गया, तभी तो पहले खावर माने का अगवा हुआ और उसके बाद उसने इस केस को फाइल किया, वरना इससे पहले तो वो बीबी की पाक दामनी की गवाहियाँ देता फिर रहा था, इमरान खान की पारसाई की गवाहियाँ देता फिर रहा था। लेकिन 6 साल बाद उसको पता चला कि नहीं जनाब, उसने तो अभी रुजू भी करना था बुशरा बीबी के साथ, लेकिन उसको ये हक नहीं दिया गया, लिहाजा उसने 6 साल के बाद अगवा होने के बाद ये जो सारी दरख्वास्त है उसको फाइल किया। तो बहरहाल
ये एक शर्मनाक मामला था। इस मामले के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा की बेटियों की भी चंद दिन पहले वीडियोस आई थी जिसमें वो कुरान पर हाथ रखकर हलफ दे रही थी कि बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी इद्दत जो थी वो अपने घर मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से शादी हुई थी। तो वो भी गवाही मौजूद थी। कल के रोज़ हमने ये भी देखा कि PTI की तरफ से भी जो उनके मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम हैं उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब और फिर नूरुल हक कादरी साहब, इन तीनों ने भी एक वीडियो में एक साथ बैठकर ये पैगाम दिया था कि जो इद्दत केस है इसमें क्या शरीयत कहती है और किस तरह से ये एक खिलाफ आइन और खिलाफ कानून और खिलाफ शरिया के केस बनाया गया है। तो इस सारे केस के ऊपर यूं भी अखलाकी तौर पर भी सबका ये मानना था कि सियासी कैदी हैं, सियासी केसेस आपने बनाए हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का केस जो है अगर आपने ये रास्ता खोला तो फिर ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। फिर हर घर की इज्जत जो है वो सरेआम यूं ही नीलाम की जाएगी, बाज़ार में उछाली जाएगी। और तकलीफ़ दे था इस सारी हेयरिंग को सुनना कि जिस किस्म की बातें और जिस किस्म के इल्ज़ामात और बहतान तराशियाँ बुशरा बीबी के ऊपर की गई इस सारे केस में, तो ये उनका बड़ा, मैं समझती हूँ कि हौसला और सब्र था कि उन्होंने इस सारे केस को भुगता, बर्दाश्त किया, सरेंडर नहीं किया, खान साहब के साथ खड़ी रहीं और कैद में भी हैं इसी केस की वजह से, वरना तोशा खाना की उनकी सज़ा जो है वो अब तक मुअत्तल हो चुकी है। तो बहरहाल मुसलसल जो प्रोसिक्यूटर थे, जब अपील लगी इस केस के ख़िलाफ़ तो इस सारे केस की कार्रवाई में वो भागते रहे, आते ही नहीं थे, सामना ही नहीं किया, दलाइल देने की जुर्रत ही नहीं थी, कुछ था भी नहीं कहने को। और आज भी जो प्रोसिक्यूटर थे वो बैरून मुल्क होने की वजह से दस्तयाब नहीं थे। बार बार अदालत की तरफ से वार्निंग्स दी जाती रही कि जनाब आप अपना केस तो लड़ें, आके दिफा करने, लेकिन नहीं कोई आ रहा था। और अब जब आखिरी तारीख पर पता चला कि वो बैरून मुल्क हैं तो जज साहब इस पर भी बड़े नाला थे। और आज के रोज़ जब वो नहीं सुबह के वक्त आए तो 1 बजे का वक्त दिया गया कि 1 बजे वीडियो लिंक के ही ज़रिए सही लेकिन अपने दलाइल दे दें, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दलाइल नहीं दिए। जिसके बाद जो उनके असिस्टेंट थे या दूसरे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने मुतबादिल जो भी प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से फिर दलाइल दिए गए और वो भी बिल्कुल एक बेसरोपा किस्म के दलाइल थे। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील हैं, वो यही बता रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं और बस आएँ बाएँ शाएँ और अजीब व गरीब किस्म की तावीलात वो दे रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई सॉलिड बात नहीं थी करने के लिए। तो बहरहाल जी, अल्टीमेटली इस केस का फैसला महफूज हो गया जो कि 29 मई को बुध के रोज़ सुनाया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा बुध का दिन, क्योंकि अगर इस केस में ये फैसला ख़त्म कर दिया जाता है जो इससे पहले सुनाया गया था ट्रायल में, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा को तो फिर फौरी रिहा होना होगा, क्योंकि उनके ऊपर इसके बाद कोई और केस नहीं है, तो वो तो फ़ौरन आज़ाद होंगी। लेकिन इमरान खान साहब को वेट करना पड़ेगा साइफ़र केस के लिए। अगर तो उससे पहले साइफ़र केस का फैसला आ जाए या उसके बाद आ जाए, तो ये दोनों केसेस अब सिर्फ बाकी हैं जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। तो कभी इम्कानात हैं कि अगर इन दोनों केसेस के फैसले 1 हफ्ते में आ जाते हैं तो खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और वो किसी केस में अब गिरफ्तार नहीं है। अलकादर में ट्रायल ज़रूर चल रहा है लेकिन उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है और तोशा खाना वाला जो मामला था वो भी सज़ा उनकी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, मुअत्तल हो चुकी है। तो ये सारी कहानी जो है अब अल्टीमेटली इस बात पर आके रुकी है कि ये जो 2 केसेस हैं जो तकरीबन कंक्लूड हो चुके हैं, ये वाला तो खैर अब अनाउंस भी हो चुका है, इनका अब रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो 29 मई का जी इंतज़ार है अब सारे इंसाफियंस को, ख़ास तौर पर देखिए क्या रिज़ल्ट आता है इस केस का। दूसरी तरफ जो एक और अहम केस था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब बीमार हो गए हैं। मैं इस अल्लाह ताला उनको शिफा दे, वी होप कि अगर ऐसा ही है कि वो बीमार है, लेकिन मुझे थोड़ी सी उनके हवाले से फ़िक्रमंदी भी हो रही थी इस वजह से कि बड़े दबंग अंदाज में ये जज साहब रिमार्क्स भी दे रहे थे और इनके जो फैसले थे, जो ऑर्डर्स थे, बड़े दबंग किस्म के थे। और उसके बाद हमने आखिरी हेयरिंग जो अहमद फराद साहब के केस की थी उसमें भी देखा कि जज साहब ने थोड़ा वक्त भी दे दिया, थोड़ा नरम भी नज़र आए और उसके बाद अगले 2 दिन उन्होंने किसी केस की समाअत भी नहीं की और ख़बर यह आ रही है कि वो बीमार है। कल के रोज़ भी उन्होंने कोई समाअत नहीं की और आज के रोज़ भी समाअत नहीं की। तो अब ये देखना होगा, अल्लाह करे कि वो खैरियत से भी हों हर तरह से, और कोई अल्लाह ना करे कि उनके लिए कोई किसी किस्म की परेशानी ना बन गई हो। मुझे तो इस बारे में फ़िक्र है क्योंकि यही जज साहब इससे पहले ये शिकायत कर चुके हैं कि उनको दबाव डालने के लिए क्या क्या हथकंडे किए गए हैं। 6 जजेस में ये शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा है।
तो ये देखना पड़ेगा। ये जो मामला है इसको खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। तो मैं तो इस हवाले से भी फिक्रमंद हूँ ऑनेस्टली। इनके ही पिछले दफ़ा समात में ये रिमार्क्स थे कि जो 18वें ग्रेड का ऑफिसर है वो कोई चांद पर तो नहीं रहता है, उसको क्या आपने बना दिया है, उसको इंसान ही रहने दें और उनके बगैर भी मुल्क चल सकता है, इस तरह के भी रिमार्क्स थे। और बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स का ये मानना है कि जो भी हाल ही में पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि जनाब कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो अब आप समझ लें कि होनी नहीं है। एक तरह से पैमरा ये कह रहा है क्योंकि उन्होंने जज साहिबान के रिमार्क्स को भी कोट करने से, रिपोर्ट करने से मना कर दिया, चैनल्स को मना कर दिया है कि आप रिमार्क्स पे भी टिकर ना चलाएं, ऑब्जर्वेशंस पे भी टिकर ना चलाएं, सिर्फ आप जो ऑर्डर ऑफ द डे हो वो चलाएं और या फिर आप जो है फैसला चलाएं। यानी जज साहब क्या कह रहे हैं, किसी केस से मुतालिक उनकी कोई भी थॉट या उनकी कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप रिपोर्ट ना करें। तो इस पर जो तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बड़े एहतजाज भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं कि ये तो एक तरह से आपने नंबर 1 कोर्ट रिपोर्टर्स को ही जॉबलेस करने वाली काम किया है। और कोर्ट रिपोर्टर का काम क्या होता है, वरना तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द डे, वो तो कहीं पे भी वेबसाइट पे भी जारी हो जाता है, रिलीज प्रेस रिलीज भी आ जाती है आमतौर पर। तो फिर कोर्ट रिपोर्टर वहाँ क्या कर रहा होता है, वो जाहिर है यही रिपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है कि सारा दिन उस कार्रवाई में क्या क्या प्रोसीडिंग होती रही है। तो जब आपने यही मना कर दिया तो उसका तो बेचारे का काम ही आपने एक तरह से ख़त्म कर दिया। तो इस पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो भी सरापा एहतजाज थे। और फिर इनकी जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उन्होंने इसको जाके चैलेंज भी किया है पैमरा के इस ऑर्डर को। अब पैमरा का आप देख लें किस तरह का किरदार है कि यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जजों के खिलाफ, उसको पूरा लाइव दिखाया जाता है, उसको कहीं म्यूट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इस वक्त जजेस खुल के बोल रहे हैं तो उनके ऊपर बाकी जो ताकतवर लोग हैं, हुकूमत है, उन सबको खुला महाज दे दिया गया कि आप जजों की किरदार कुशी करें, उन पर तनकीद करके उन्हें दबाव में लाएं। तो ऐसा जो कोई करता है उसको तो खुला प्लेटफॉर्म दिया गया है, वो सेनेट में तकरीर हो या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वो कहीं और किसी टॉक शो में बात कर रहे हों, उन्हें खुली इजाज़त है। लेकिन जज साहब अगर कोई ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं या कोई रिमार्क्स दे रहे हैं तो उनको रिपोर्ट ना किया जाए। यानी जज साहब को आपने बाउंड कर दिया, एक तरह से आपने कोर्ट रिपोर्टर्स को बाउंड नहीं सिर्फ किया बल्कि जज साहब को भी बाउंड कर दिया, उनकी बात ना बाहर आ सके। और दूसरी तरफ आपने उनके खिलाफ बोलने वालों को खुली छुट्टी दे दी। तो ये एक सोचा समझा प्लान नज़र आ रहा है कि जजेस को कॉर्नर किया जाए और उनकी जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके ऊपर सारा एक इम्पैक्ट भी बनता है उसको भी डील किया जा सके। तो खैर अब इस पैमरा के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया है ये जो रिपोर्टर्स हैं इन्होंने, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियरली बदनीयती पर मबनी नज़र आती हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि SIFC में क्या हो रहा है। SIFC के हवाले से जी एक रिपोर्ट, खैर ये तो सरमायाकारी के हवाले से रिपोर्ट है बेसिकली कि जी पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। तो इस हवाले से जो रवा माली साल है इसकी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसमें खातिर खा कमी होती जा रही है। और अगर हम इस माली साल की बात करें तो पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर है, कम तरीन सतह पर इन्वेस्टमेंट की रेशो इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रही है। आखिरी दफ़ा 1973-1974 में ये रेशो जो थी वो 13.2% थी, 13.2%, और आज के दिन इस माली साल में 13.1% तक ये रेशो गिर चुकी है। तो पिछले 50 साल में इतनी कम इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पाकिस्तान में जितनी इस साल हुई। तो यहाँ पर अब ये सवाल, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि हदफ जो था वो 15.1% रखा गया था, कि हदफ तो ये था कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाना क्या था, उल्टा पीछे की तरफ हमारा सफ़र जारी है। और ये जो SIFC बनाई गई थी इसका भी बुनियादी क़याम का मकसद यही समझाया गया था कि जी इन्वेस्टमेंट लाएगी ये सारी काउंसिल, और इसमें काम ही ये है कि ये लोगों को कन्विंस करेगी सरमायाकारी के लिए, प्लान्स बनाएगी, नए नए तरीक़ों से लोगों को इनवाइट किया जाएगा कि वो आकर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। लेकिन हमें तो ये नज़र आ रहा है कि बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट में कोई बेहतरी आती, उल्टा इन्वेस्टमेंट में तो कमी आ रही है। और ये वही SIFC है जिसके ऊपर बहुत हमने देखा कि इसका एक हाईलाइट भी इसको किया गया, इसको बड़ी प्रोमिनेंस दी गई। और हमें ये खुशखबरियाँ कुछ दिन पहले तक सुनाई जा रही थी कि अब मुल्क में बड़ा इस्तेहकाम आने वाला है, बड़ी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन हमने तो नहीं देखा, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी तक कहीं पे कोई नहीं नज़र आ रही इस फॉरम के तहत। जो रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट कोई होती है उस हिसाब से फिर भी 13.1% उसकी रेशो है, जो कि 50 साल की तारीख में कम तरीन है।
दूसरी तरफ इसी SIFC काउंसिल का जो इजलास है उसको रखा गया, लेकिन उसमें गंडापुर साहब वज़ीर आला KP को मदऊ नहीं किया गया, उन्हें दावत नहीं दी गई शामिल होने की, और ये एक अगेन बड़ा अफसोसनाक मरहला है। इससे दो बातें बड़ी इसमें ख़राबी पैदा कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब बाकी सारे चीफ मिनिस्टर सूबों के मौजूद हों तो आप एक को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, वो भी उसी तरह आवाम का इलेक्टेड मेंबर है, बल्कि सही तौर पर देखा जाए तो वही इलेक्टेड है, और आपने उसी को उठा के साइड पे कर दिया है, और बाकी आपने जो कठपुतली वज़ीर आला हैं सारे, उनको बुलाकर आपने SIFC में बिठा लेना है। तो उनकी हैसियत किस तरह किस वजह से कम है? आइन में तो कहीं ये नहीं है कि कोई एक वज़ीर आला कहीं पे कोई अछूत समझा जाएगा उसको, या उसको शामिल नहीं किया जाएगा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में। दूसरा, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, सूबा है, वो दो लिहाज से वैसे ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो एक सयाहत के हवाले से भी बहुत, टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दूसरा मादनियात के हवाले से, कुदरती वसाइल के हवाले से, और तीसरा अमन अमान के हवाले से उस जो सूबे की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मामलात हैं, उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? तो वो कोई हमारे मुल्क का अलग हिस्सा तो नहीं है, खुदा न खास्ता, अभी तक तो वो हमारे मुल्क में ही शामिल है। तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप उन लोगों को ओन नहीं करते, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ओन नहीं करते, जो आपने उनको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग से बिल्कुल आउट रखना है। तो ये बहुत ही एक काबिल मुज़म्मत किस्म का इक़दाम है, और मेरा ख्याल है कि इस पर यकीनन एहतजाज किया भी जाएगा। खैर KP वाले तो कर भी रहे हैं, बैरिस्टर सैफ का भी और मुज़म्मिल असलम का भी मैं बयान देख रही थी, इसके ऊपर वो कंडेम कर रहे थे। तो इस चीज़ को ठीक है, इस काउंसिल के मेंबर जो हैं वो ज़ाहिर है अस्करी क़यादत भी है, और अब ये मालूम नहीं कि अस्करी क़यादत की जो एक PTI से इस्टेब्लिशमेंट की जो एक चपकलिश है, एक तनाव है, उसकी वजह से क्या उनको अली अमीन गंडापुर साहब को साइड पे किया गया है। बड़ी अजीबो गरीब सी ये सूरत हाल है, क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल मामलात हैं, जो उसमें तो आप नहीं किसी को यूं आउट कर सकते। तो इससे जो सूबे के अवाम को तासुर जाता है वो बड़ा नेगेटिव जाता है, और ये किसी